हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबिशन। ट्यूब इंट्यूबिशन, ठीक है। सबसे पहले दो टर्म आती है, पहली इंट्यूबेशन, दूसरी आती है एक्सट्यूबेशन। पहले तो इन वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टॉपिक पढ़ रहे हैं आप एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, तो वर्ड आया इंट्यूबेशन। ट्यूब का मतलब तो सिंपल सी एक ट्यूब है, एंडोट्रेकिया मतलब ट्रेकिया के अंदर एक ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं थ्रू द माउथ और नोज या माउथ के द्वारा होते हुए एक ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। तो इंट्यूबेशन का वर्ड का मीनिंग जो होता है वो मीनिंग होता है इंसर्शन ऑफ ट्यूब। कोई ट्यूब इंसर्ट करना ही क्या कहलाता है, इंट्यूबेशन कहलाता है, ठीक है। बेसिकली टर्म इंट्यूबेशन अपन ईटी ट्यूब के लिए ही यूज लेते हैं। तो इंसर्शन ऑफ ईटी ट्यूब क्या कहलाएगा आपका, इंसर्शन ऑफ ईटी ट्यूब क्या कहलाएगा, इंट्यूबेशन कहलाएगा। इंसर्शन ऑफ ईटी ट्यूब क्या कहलाएगा आपका, इंट्यूबेशन कहलाएगा। नेक्स्ट में बात करूं एक्सट्यूबेशन क्या होता है, रिमूव ऑफ ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब को जो रिमूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं आपका, एक्सट्यूबेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सट्यूबेशन बोलते हैं। नेक्स्ट में बात करूं आपका डेफिनेशन ऑफ ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन, ठीक है। डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या डेफिनेशन बन सकती है इसकी कि एक स्मॉल साइज ट्यूब insert in trachea through mouth और नोज। या तो नोज के थ्रू कोई ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं ट्रेकिया के अंदर, या फिर माउथ ओरल केविटी के थ्रू कोई ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं ट्रेकिया के अंदर, उसको क्या बोलते हैं आपका, ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन। क्या बोलते हैं, ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन बोलते हैं। क्लियर हुई डेफिनेशन, आपके दोनों टर्म आपके क्लियर हुई। 3 चीज़ अपन तक पढ़ चुके हैं। सिंपल सा पूछ लेता है इंट्यूबेशन क्या होता है, एक्सट्यूबेशन क्या होता है। डेफिनेशन कोई पूछता नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूं पर्पज कि इंट्यूबेशन कर रहे हैं उसके पीछे अपना मकसद क्या है, क्या मेरे उद्देश्य हैं, क्यों मैं किस पर्पज को फिलफिल करने के लिए मैं ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन कर रहा हूं। तो पहला पर्पज क्या है, मेंटेन ऑफ एयरवे। एयरवे को मेंटेन करने के लिए शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए 10 से 14 दिन के लिए मेरे को क्या करना है, एयरवे को मेंटेन करना है किसी पेशेंट का, कि किसी पेशेंट में क्या हुआ, एयरवे या अपर एयरवे के अंदर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या फिर और कोई प्रॉब्लम हो गई जिससे एयरवे मेंटेन नहीं हो पा रहा उसका, वो आगे पढ़ेंगे इंडिकेशन कि किन किन कंडीशन में अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो आगे देखेंगे कैसी कैसी कंडीशन में अपन यूज करेंगे। लेकिन कोई भी वो कंडीशन आ गई आपके, मान के चलिए, तो उस कंडीशन में अपने को एयरवे को मेंटेन करना है, क्योंकि सांस बिना कोई क्लाइंट जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। तो जीवित रहने के लिए एयरवे तो मेंटेन होना ही पड़ेगा, सांस लेनी ही पड़ेगी उसको। तो उसके एयरवे को मेंटेन करने के लिए अपन क्या करेंगे, ईटी ट्यूब इंसर्ट करते हैं। और कब तक, ईटी ट्यूब के द्वारा 14 दिन मैक्सिमम आप एयरवे मेंटेन कर सकते हैं। यदि 14 दिन से ज़्यादा आपको यदि एयरवे मेंटेन करना है तो फिर आप ईटी ट्यूब ना करके उस कंडीशन में जाते हैं ट्रेकियोस्टोमी पे, ठीक है। एक आर्टिफिशियल ओपनिंग कर दी जाती है डायरेक्ट ट्रेकिया वाले एरिया के अंदर ही। कहाँ पे, ट्रेकिया वाले एरिया के अंदर आर्टिफिशियल एक ओपनिंग कर देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेकियोस्टोमी। वो नेक्स्ट प्रोसीजर अपना होगा, उसके अंदर अपन उसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक यदि एयरवे मेंटेन करना है 21 दिन या इससे भी ज़्यादा, तो टीटी ट्यूब पे जाएंगे, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब पे जाएंगे। 14 दिन तक एयरवे मेंटेन करना तो ईटी ट्यूब आप इंसर्ट करेंगे। तो पहला पर्पज क्या हो गया अपना, मेंटेन ऑफ एयरवे। एयरवे मेंटेन कर रहे हैं कब तक, ओनली 10 to 14 डेज।
10 से 14 दिन के लिए। ठीक है, और क्या पर्पज हो सकता है, एयरवे से अपने को कोई सीक्रेशन बाहर निकालने हैं ठीक है, एयरवे से कोई सीक्रेशन निकालना है, सक्शन वगैरह करनी है, तब भी अपन ईटी ट्यूब लगा सकते हैं। तो रिमूव एनी सीक्रेशन फ्रॉम एयरवे, एयरवे से कोई सीक्रेशन बाहर निकालना है तब भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, प्रोवाइड ऑक्सीजन इनहेलेशन, प्रोवाइड ऑक्सीजन इनहेलेशन, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए भी क्या करते हैं अपन, ईटी ट्यूब लगाते हैं। इसके अलावा इनहेलेशन एनेस्थीसिया जो होता है, ठीक है, जो गैस आते हैं एनेस्थीसिया के लिए, तो उनको इनहेल करके अपन क्या करते हैं, एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं। तो वो इनहेलेशन एनेस्थीसिया देने के लिए भी क्या कर सकते हैं आप, ईटी ट्यूब लगा सकते हैं। टू प्रोवाइड एन इनहेलर एनेस्थीसिया, प्रोवाइड इनहेलेशन एनेस्थीसिया, क्या यूज कर सकते हैं आप, ईटी ट्यूब यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ पर्पस थे जो आपके यूज किए जाते हैं फुलफिल करने के लिए ईटी ट्यूब को। ठीक है, ईटी ट्यूब को किन किन उद्देश्य से आप लगा सकते हैं वो आपके सामने है। एयरवे को मेंटेन करना आपको 10 से 14 दिन के लिए, कोई सीक्रेशन वगैरह का बाहर निकालना है एयरवे से, ऑक्सीजन देना है इनहेलेशन मेथड की तरह, या फिर एनेस्थीसिया देना है, तब भी आप यूज कर सकते हैं। वैसे ऑक्सीजन के और भी बहुत सारे मेथड पड़े अपने ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपका एडवांटेज, फायदे क्या क्या हैं। ठीक है, देखो एयरवे एयरवे को मेंटेन तो अपन ईटी ट्यूब से भी कर सकते हैं, टीटी ट्यूब से भी कर सकते हैं। तो ऐसा क्या फायदा है कि क्या ऐसे फायदे हैं जो अपने को ईटी ट्यूब लगाने से फायदे मिलेंगे। ठीक है, मैं बात करूं आपका ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन एडवांटेज, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या फायदे हैं ईटी ट्यूब लगाने के अपने, क्लियर है, क्या क्या अपने फायदे हैं ईटी ट्यूब लगाने के। तो पहला फायदा तो यह है कि इसमें अपने को किसी प्रकार का इंसिजन नहीं लगाना पड़ता, नो नीड ऑफ इंसिजन। ठीक है, किसी भी प्रकार का अपने को इंसिजन नहीं लगाना पड़ता। ये क्या है आपका नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। देखो ईटी ट्यूब में क्या करते हैं, बेसिकली एक ट्यूब लेते हैं, माउथ के थ्रू या फिर नोज के थ्रू इंसर्ट कर देते हैं बस, और उससे क्या है वेंटिलेटर या फिर जो भी आपको ऐड करना है कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन दूसरा मेथड मैं बात करूं इसके कंपैरिजन में, ट्रेकेस्टोमी, तो ट्रेकेस्टोमी में क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ओपनिंग करते हैं, आर्टिफिशियल क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं ट्रेकिया के अंदर, उसमें इंसिजन लगाना पड़ता है। तो उसमें रिस्क क्या है, ब्लीडिंग वगैरह की, इन्फेक्शन वगैरह की बहुत सारी रिस्क है, तो उससे बेस्ट है। तो इसमें नो नीड ऑफ इंसिजन, नो नीड ऑफ, चलो नो नीड हो गया, तो क्या है ये नॉन इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। कहाँ यूज किया जाता है, मोस्टली यूज इन वेंटिलेटरी पेशेंट, वेंटिलेटरी पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं उनके अंदर मेनली ये यूज किया जाता है। मेंटेन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन, वेंटिलेशन को मेंटेन करना है तब भी अपन क्या करते हैं, ईटी ट्यूब लगाते हैं, तब भी क्या करते हैं अपन ईटी ट्यूब लगाते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एयरवे को मेंटेन करना है, पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर है, किससे मेंटेन करेंगे, ईटी ट्यूब से या टीटी ट्यूब से। तो मेनली कौन से किया जाता है, ईटी ट्यूब यूज की जाती है। ये कुछ इसके बेनिफिट है कि इसमें अपने को कोई इंसिजन लगाना नहीं पड़ता है, ये सबसे बढ़िया बेनिफिट है इसका। क्लियर हुआ। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इंडिकेशंस, नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपके इंडिकेशन।
इंडिकेशन कि कौन कौन सी कंडीशन में अपन ईटी ट्यूब लगाएंगे। ठीक है, पहली बात कि क्लाइंट को क्या हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है। क्या हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में सर क्या हुआ, रेस्पिरेशन क्यों डिस्टर्ब हुआ। देखो भैया स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व निकलती है जिसका नाम है आपका कौन सी नर्व, फ्रेनिक नर्व। उसके अंदर क्या हो गई, इंजरी हो गई, मान के चलिए इंजरी हो गई उसके अंदर। सर फ्रेनिक नर्व में इंजरी हो गई तो क्या होगा, ये भैया सप्लाई होती है, ये नर्व सप्लाई होती है किसको, डायफ्राम। कहाँ, डायफ्राम को। कहाँ सप्लाई होती है, डायफ्राम को। और डायफ्राम क्या है, मेन रेस्पिरेटरी मसल्स। डायफ्राम क्या है, मेन रेस्पिरेटरी मसल्स है। जैसे ये डायफ्राम आपका, ये आपके लंग्स से देखिएगा, ये लंग्स आपके, ठीक है। तो जैसे आप इंस्पिरेशन करते हैं ये डायफ्राम कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। डायफ्राम कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। जैसे आप सांस छोड़ते हैं उस कंडीशन में डायफ्राम फिर से ऊपर आ जाता है और ये लंग्स के ऊपर फिर से प्रेशर बनाता है, सांस बाहर निकल जाती है। देखो जब सांस लेते हैं अपन तो फोर्सफुली ले लेते हैं, सांस ले लिया, डायफ्राम कहाँ चला गया, नीचे चला गया। अब अपने को सांस छोड़नी है तो आपके लंग्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो खुद से सांस छोड़ सके। ठीक है, इंस्पिरेशन क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होती है, जबकि एक्सपिरेशन जो होता है, जो आपका एक्सपिरेशन होता है वो कैसी प्रोसेस होती है, पैसिव प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है, पैसिव प्रोसेस होती है। तो आपके लंग्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, कितना भी नॉर्मल इंसान हो, ठीक है, लंग्स के पास कैपेसिटी नहीं होती है कि वो सांस को शरीर से, फेफड़ों से बाहर निकाल सके, लंग्स से बाहर निकाल सके। तो सर फिर सांस बाहर कैसे निकलती है, तो ये जो डायफ्राम होता है अभी फ्लैट हुआ है वो फिर से कैसा हो जाता है, डोम शेप का हो जाता है। किस शेप का हो जाता है, डोम शेप का होगा। जैसे ये डोम शेप का होगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा, क्योंकि लंग्स अभी एक्सपेंडेड हैं, उनमें हवा है, तो ये उनके ऊपर प्रेशर लगाएगा। जैसे यहाँ से प्रेशर लगेगा, यहाँ से जैसे प्रेशर लगेगा आपका एक्सपिरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सपिरेशन हो जाएगा, सांस बाहर निकल जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपिरेशन बोलते हैं। तो किसी कारणवश क्या हो कि ये ही काम ना करे अपना, कौन काम ना कर रहा है, डायफ्राम ही काम ना करे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो नर्व सप्लाई है वो डैमेज हो गई है। काम कौन करवाता है, नर्व करवाती हैं। तो यदि नर्व के अंदर इंजरी होगी तो डायफ्राम काम नहीं करेगा, डायफ्राम काम नहीं करेगा तो भैया एक्सपिरेशन नहीं हो पाएगा, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस कंडीशन में फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट को ईटी ट्यूब पे लेके वेंटिलेटर की हेल्प से रेस्पिरेशन मेंटेन करना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, क्लाइंट के ईटी ट्यूब लगाना पड़ेगा और वेंटिलेटर की हेल्प से क्या करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ पहला इंडिकेशन आपका। सेकेंड में बात करता हूं ड्यूरिंग सर्जरी विथ जनरल एनेस्थीसिया। क्या है, क्लाइंट के जनरल एनेस्थीसिया लगा हुआ है, जनरल एनेस्थीसिया लगा हुआ है तो रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करेगा। रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो गया तो रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज हो जाएगी, क्लाइंट सांस ले नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन में फिर अपने को रेस्पिरेशन मेंटेन करने के लिए क्लाइंट को ईटी ट्यूब पे लेके वेंटिलेटर की हेल्प से रेस्पिरेशन मेंटेन करना पड़ेगा। वेंटिलेटर पूरा पढ़ेंगे अपन, टेंशन ना लीजिएगा। नेक्स्ट, और क्या कारण हो सकता है, किसी भी कारणवश क्या हुआ, अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। क्या हो गया, अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तब भी अपने को क्या करना पड़ेगा, ईटी ट्यूब की मदद से एयरवे मेंटेन करना पड़ेगा। अभी अपन ने बात की थी आपके फ्रेनिक नर्व की, ठीक है। तो फ्रेनिक नर्व ओरिजिनेट कहां से होती है, ये भी लिख लीजिए आप, सर्वाइकल वर्टिब्रा 4 से, ठीक है, याद रखना सर्वाइकल वर्टिब्रा 4 से आपकी फ्रेनिक नर्व ओरिजिनेट होती है। क्लियर है, ठीक है।
तो अपर एयरवे में क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो ऑब्स्ट्रक्शन को एक ट्यूब इंसर्ट करके अपन क्या करेंगे, एयरवे मेंटेन करेंगे। एक ट्यूब इंसर्ट करके एयरवे मेंटेन करेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा, कॉमनेस्ट मेथड, इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, कॉमनेस्ट मेथड टू मेंटेन एयरवे इन क्लिनिकल प्रैक्टिस ड्यूरिंग सर्जरी या फिर बोल दें जनरल एनेस्थीसिया यूज, कि कॉमनेस्ट मेथड कौन सा यूज करोगे एयरवे को मेंटेन करने के लिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में, जब सर्जरी हो रही है या जनरल एनेस्थीसिया दिया हुआ है तो कौन सा यूज करोगे। आंसर क्या करना है, ईटी ट्यूब। क्या करोगे, ईटी ट्यूब से एयरवे को मेंटेन करोगे। इंपॉर्टेंट बना के लिखिएगा, स्टार मार्क कीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में सर्जरी के दौरान और जनरल एनेस्थीसिया लगा हुआ है तो एयरवे को मेंटेन करने का मोस्ट कॉमन मेथड ईटी ट्यूब होता है। कौन सा होता है, ईटी ट्यूब होता है। अब देखो डेफिनेशन में अपन ने बात की थी क्या, कि एक स्मॉल ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, कहाँ से, नोज से या फिर माउथ से। या तो आप कहाँ से कर सकते हैं, नोज से कर सकते हैं या माउथ से कर सकते हैं। नोज से जो इंसर्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, नेजोट्रेकियल बोलेंगे, और माउथ से करेंगे उसको क्या बोलेंगे, ओरोट्रेकियल बोलेंगे। नेक्स्ट वन टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं आपके रूट, कि कौन कौन से रूट से आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो दो रूट पढ़े अपन ने, या तो नोज से इंसर्ट कर रहे हो या फिर माउथ से इंसर्ट कर रहे हो। माउथ से करोगे इसको क्या बोलोगे, ओरोट्रेकियल ट्यूब बोलोगे, ओरोट्रेकियल इंट्यूबेशन बोलोगे, या फिर नोज से कर रहे हो तो नेजोट्रेकियल बोलोगे। मोस्ट कॉमनली कहां से इंसर्ट करते हैं, मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर अपन माउथ से करते हैं। आपने देखा भी होगा कॉमनली कौन यूज करते हैं, अपना माउथ यूज करते हैं। लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन तक यदि आपको रखना है तो फिर आप कहां यूज करोगे, नोज यूज करोगे। क्वेश्चन बोले कॉमन कौन सा यूज किया जाता है, ओरोट्रेकियल, लेकिन बोले लॉन्ग ड्यूरेशन तक कौन सा यूज करोगे, फिर आपको कहां जाना है, नेजोट्रेकियल पे जाना है। तो इसमें क्या याद रखना है, यूज लॉन्ग ड्यूरेशन कंपेरिजन टू ओरोट्रेकियल। माउथ की तुलना में ज्यादा दिन तक अपन रख सकते हैं किसके ऊपर, नेजोट्रेकियल के माध्यम से, ठीक है। यदि नोज के माध्यम से, हेल्प से, नोज होते हुए आपने ट्यूब इंसर्ट की है तो जितना टाइम ओरो से रख सकते हैं उससे ज्यादा आप नेजो से रख सकते हैं। क्लियर है, दोनों चीज समझ में आई भाई। ओरोट्रेकियल कहां से इंसर्ट कर रहे हैं, माउथ से इंसर्ट कर रहे हैं। कहां से इंसर्ट कर रहे हैं, माउथ से इंसर्ट कर रहे हैं। माउथ से ट्रेकिया के अंदर को ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, उसको क्या बोलोगे आप, ओरोट्रेकियल। यहाँ नोज से कहाँ कर रहे हो, ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट कर रहे हो, उसको क्या बोलोगे, नेजोट्रेकियल। क्लिनिकल प्रैक्टिस में कॉमनली कौन सा यूज किया जाता है, ओरोट्रेकियल यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है, ओरोट्रेकियल यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे भाई अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, पर्पज पढ़ लिया, इंडिकेशन पढ़ लिया, एडवांटेज पढ़ लिया, रूट पढ़ लिया। अब अपन को क्या करना है, प्रोसीजर करना है, ठीक है। मैं सारी चीजें पढ़ ली तो फिर क्या करेंगे अपन, प्रोसीजर करेंगे। क्या करेंगे, प्रोसीजर करेंगे। अरे भैया कोई भी प्रोसीजर करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, आर्टिकल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके आर्टिकल्स की। देखो क्लाइंट बोल दे, क्वेश्चन में बोल दे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का पेशेंट आया तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करोगे, सबसे पहले आर्टिकल अरेंज करेंगे। क्या करोगे, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, अरेंज दी आर्टिकल। फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे क्या जाएगा आपका आंसर, ट्रेकिस्टोमी करना है, ईटी ट्यूब करना है, वो सब आपका सेकंड के ऊपर जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करोगे आप, आर्टिकल अरेंज करोगे। यदि आपके पास
ईटी ट्यूब ही नहीं है, आर्टिकल ही नहीं है, तो कहाँ से कर दोगे प्रोसीजर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आर्टिकल्स का अरेंजमेंट करना होता है। तो आर्टिकल्स में सबसे पहले क्या चाहिए आपको, ईटी ट्यूब चाहिए, एंडोट्रेकियल ट्यूब तो चाहिए ही चाहिए भाई, ये तो सबसे जरूरी है। ठीक है, क्या चाहिए आपको, ईटी ट्यूब चाहिए। ईटी ट्यूब चाहिए आपको। अब ईटी ट्यूब है वो साइज से क्वेश्चन बनते हैं, ईटी ट्यूब की साइज से क्वेश्चन बनते हैं आपकी, कि अलग अलग एज में अलग अलग साइज की ईटी ट्यूब यूज की जाती है बेसिकली। ठीक है, जैसे आपका बेबी है वो प्री मेच्योर हुआ है, उसके अंदर अलग यूज करोगे, इन्फेंट है अलग यूज करोगे, चाइल्ड है अलग यूज करोगे, एडल्ट है अलग यूज करोगे, कोई स्पेसिफिक एज दे के पूछ रहा है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा साइज निकालने का, तो वो सब वहां से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो पहले मैं बात करूं, आपका प्री मेच्योर कोई बेबी है, क्या है, प्री मेच्योर बेबी है, उसके अंदर साइज पूछे आपको तो 2.0 से लेके 2.5 mm की अपन क्या लेंगे, ईटी ट्यूब लेंगे। सर इसमें से दोनों ऑप्शन में आ जाए तो 2.0 भी आ जाए 2.5 भी आ जाए तो भैया प्रायोरिटी पे जो आंसर दोगे वो भी लिख लो, प्रायोरिटी किसको दोगे, 2.5 mm को दोगे। ठीक है, प्रायोरिटी किसको दोगे, 2.5 mm को दोगे। नियोनेट का पूछे तो नियोनेट का पूछे तो इससे थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, 2.5 से लेके 3.5, 2.5 से लेके 3.5 नियोनेट के अंदर। अब यहाँ पे भी प्रायोरिटी पूछे तो दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आंसर क्या करना है, फिर आपको आंसर करना है 3.5। किसको आंसर करना है आपको, 3.5 को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, जैसे ए ऑप्शन 2.5 आ जाए, बी ऑप्शन 3.5 आ जाए तो 3.5 को राइट मानना है आपको। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपका, बोल दे 1 to 2 ईयर चाइल्ड, क्वेश्चन आया हुआ है एम दिल्ली, नॉर्थ सेट में भी आया है, रिपीट हुआ है, उससे पहले 2019 में भी आया था, कंबाइंड में भी आया था। ठीक है, लगातार 3-4 एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा 1 to 2 ईयर का चाइल्ड है, उसमें ईटी ट्यूब की साइज क्या लेोगे आप, तो इसमें साइज लेंगे अपन 4 mm। कितना, 4 mm। देखो इन्फेंट में कितना ले रहे हैं, सॉरी प्री मेच्योर में कितना ले रहे हैं 2.5, नियोनेट में कितना ले रहे हैं 3.5, इन्फेंट में 1 साल तक इन्फेंट होता तो 1 से 2 साल तक कितना लेंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 4 mm उसमें अपन साइज की ईटी ट्यूब यूज करेंगे। फिर बोल दे आपसे स्पेसिफिक बोल दे 2 to 6 ईयर के बीच में कितनी लेंगे, तो इसके लिए भैया एक फिर फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, साइज निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जो साइज का सिलेक्शन करेंगे अपन, ठीक है, साइज सिलेक्शन ऑफ ईटी ट्यूब वो कैसे करेंगे, ट्यूब का इंटरनल डायमीटर देखेंगे। ये आपकी मान के चलिए ईटी ट्यूब है तो इसका अपन क्या देखेंगे, इंटरनल डायमीटर। ये जो ये है इनर साइड में इसकी ओपनिंग है, ठीक है, ये जो इसकी इनर साइड में ओपनिंग है ये कितनी, इसके बेसिस के ऊपर इसकी अपन डायमीटर लेंगे। क्लियर हुआ, क्या लेंगे ट्यूब का अपन, इनर डायमीटर के बेसिस के ऊपर ट्यूब आएगी। ईटी ट्यूब इंटरनल डायमीटर किसके ऊपर, इंटरनल डायमीटर। क्लियर हुआ, इंटरनल डायमीटर। तो फॉर्मूला क्या होगा सर, a/3 प्लस 3.5, a/3 प्लस 3.5। जैसे एज दे दे आपसे क्या 6 ईयर, एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे एक दे 6 ईयर का चाइल्ड है, उसकी ईटी ट्यूब की साइज बताओ, तो एज क्या रखोगे 6 ईयर डिवाइड करोगे 3 से प्लस 3.5, तो कर दीजिए 2 प्लस 3.5 5.5 mm आ गई। ठीक है, इस प्रकार से आपको 3 ईयर का पूछ सकता है, 4 ईयर का पूछ सकता है, 5 ईयर का पूछ सकता है, 2 ईयर का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो 2 ईयर का पूछे तो बेसिकली 4 mm आपको याद रखना ही है। यहाँ पे आपको 2 to 6 का पूछे तो आपके पास फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है,
6 साल से बड़े का पूछ ले तो मोर देन 6 ईयर, मोर देन 6 ईयर का पूछ ले तो इसके लिए फिर अलग फॉर्मूला होगा, एज अपॉन 4 प्लस 4.5, एज अपॉन 4 प्लस 4.5। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एडल्ट की। एडल्ट का पूछे तो 8 से 9.5 mm, एडल्ट का पूछे तो 8 से 9.5 mm साइज आप यूज करोगे। ये हो गई बात ईटी ट्यूब के इंटरनल डायमीटर की, कि कितने इंटरनल डायमीटर की ट्यूब आप यूज करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है आपका वो बनता है डेप्थ से, कि कितनी ट्यूब आप इंसर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनता है, डेप्थ का क्वेश्चन बनता है कि कितनी डेप्थ आप इंसर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपके डेप्थ की। ठीक है, बेसिकली रटा रटाया, मेल के अंदर अपन इंसर्ट करते हैं 23 सेंटीमीटर, फीमेल के अंदर करते हैं थोड़ा सा इससे कम, क्योंकि साइज थोड़ी कम होती है, तो 21 सेंटीमीटर। ये तो एक बात हो गई रटी रटाई। ठीक है, अब यहाँ पे भी डिफरेंट चीज दे दे कि पहली बात 1 साल से छोटे बच्चे में इंसर्ट करना है, 1 साल से बड़े में करना है, मान के चलिए दे दे मोर देन 1 ईयर करना है, और कहाँ से करना है, नोज से करना है। कहाँ से करना है, नोज से करना है। तो फिर कितना इंसर्ट करोगे, कितनी डेप्थ इंसर्ट करोगे, तो फॉर्मूला होता है एज अपॉन 2 प्लस 15। ये आपका फॉर्मूला आपको यूज करना है। लेकिन इस फॉर्मूले का मतलब ये नहीं है कि कितना भी, जैसे 20 साल का दे दे, ठीक है, 30 साल का दे दे कितना दे दे, जैसे मान के चलो 30 साल का क्वेश्चन दे दे आपको कि 30 ईयर का है, उसमें कितना इंसर्ट करोगे, 30 अपॉन 2 प्लस 15 करो आप, तो 30 सेंटीमीटर हो गया। 30 सेंटीमीटर थोड़ी करोगे जैसे 40 दे दें तो 35 सेंटीमीटर थोड़ी करोगे। इसमें याद रखना आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आप नोज के थ्रू कितना इंसर्ट कर सकते हैं, ये याद रख लो आप। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना इंसर्ट कर सकते हैं, 27 सेंटीमीटर। स्पेशल नोज दे तब, डायरेक्ट पूछे मेल के अंदर कितनी डेप्थ इंसर्ट करोगे 23, फीमेल का पूछे 21, पूछ ले कि नोज के अंदर कितना इंसर्ट करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 27 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये नहीं कि जितने इस फॉर्मूले से आएगी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना ही कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बेसिकली आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा भी नहीं यहाँ से। क्वेश्चन बनेगा तो बस ये बनेगा कि नोज से कितना इंसर्ट कर सकते हैं आप, तो 27 सेंटीमीटर मैक्सिमम से मैक्सिमम। यहीं पे बात करूं मैं ओरल की, मुंह के थ्रू यदि आपको इंसर्ट करना पड़े तो एज अपॉन 2 प्लस 15, एज अपॉन 2 प्लस 15 ये आपका फॉर्मूला होता है। इसके अंदर यदि आपसे पूछ ले मैक्सिमम से मैक्सिमम कि मैक्सिमम आप कितना इंसर्ट करोगे, तो इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर लेंथ इंसर्ट करोगे। क्लियर है? मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कितना इंसर्ट करोगे, 25 सेंटीमीटर इंसर्ट करोगे। ये बात हो किसकी, जब आपके पास पेशेंट है मोर देन 1 ईयर का है। अब कंडीशन तो सर ये भी बन सकती है कि फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, तो एक चीज और बता दो कि कंडीशन जब ऐसी हो कि लेस देन 1 ईयर का बोल दे तब, तो उसके लिए भी ये फॉर्मूले होते हैं। फिर तो बात करते हैं आपका लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर चाइल्ड। पहली बात ओरल से करें, ओरल से करें तो कितना, तो इसमें एज के अकॉर्डिंग नहीं आएगा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा वेट के अकॉर्डिंग, वेट इन केजी अपॉन 2 प्लस 8 सेंटीमीटर। इससे जो आंसर आएगा आपका वो क्या होगा, लेस देन 1 ईयर चाइल्ड के अंदर होगा ओरल का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं नोज का। नोज का क्या फॉर्मूला होता है, तो ओरल के फॉर्मूले से जो आंसर आएगा, ठीक है, ओरल के फॉर्मूले से जो आंसर आएगा आपका, ओरल के जो आंसर आएगा उसमें +3 कर देना है, वो क्या हो जाएगी, साइज हो जाएगी लेस देन 1 ईयर चाइल्ड के अंदर नोज से इंसर्ट करने की या डेप्थ की। ठीक है, डेप्थ पूछे आपको किसके अंदर, लेस देन 1 ईयर के अंदर, कहां से, नोज से। तो क्या याद रखना है, ये ओरल के फॉर्मूले से आपको पहले क्वेश्चन सोल्व करना है, प्लस उसमें +3 और कर देना है, +3 और कर देना है, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइज की बात होगी आपके ईटी ट्यूब के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ईटी ट्यूब की ही। ठीक है, ईटी ट्यूब 2 प्रकार की आती है, या तो रबर की बनी होगी या पीवीसी की। ठीक है,
क्या होता है पीवीसी? पॉलीविनाइल क्लोराइड ऐसे कुछ होता है। तो ईटी ट्यूब की मैं बात करूं, या तो किसकी बनी होगी? रबर की, या फिर किसकी बनी होगी? पीवीसी की। भैया पीवीसी की फुल फॉर्म भी आई हुई है एग्जाम में, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्लियर है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पहली बात रबर वाले के करते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन कम बनते हैं, तो इसको पहले खत्म करते हैं। देखो, यूज ओनली फॉर 24 आवर्स। कम यूज की जाती है, बहुत कम यूज की जाती है। क्यों? पहली बात तो रबर की है तो इसके आर पार का दिखता नहीं अपने को। सेकेंड वन, मोर प्रेशर जनरेट करती है ये, मोर प्रेशर ऑन ट्रेकिया। ट्रेकिया के ऊपर क्या करती है? ज्यादा प्रेशर लगाती है। एंड लो मेंटेन ऑफ टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को क्या करती है? कम मेंटेन करके रखती है। टाइडल वॉल्यूम को कम मेंटेन करके रखती है। समझ में आया? इसलिए रबर वाले को अपन कम यूज करते हैं। यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा। सॉरी, क्वेश्चन जो बनेगा आपका वो यही पीवीसी से बनेगा। ठीक है, पहली बात यूज की, मोर देन 24 आवर्स। 24 घंटे से ज्यादा यूज कर सकते हैं। क्यों? पहली बात तो ये लो प्रेशर लगाती है आपके ट्रेकिया पे, लो प्रेशर ऑन ट्रेकिया। एंड गुड मेंटेन ऑफ टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, इसलिए इसको अपन लंबे समय तक यूज करते हैं, लंबे समय तक यूज करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपके कि जो पीवीसी की जो ईटी ट्यूब है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की ट्यूब आती है, ये भी दो प्रकार की आती है। यहां से आपका हर दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लगातार। दो प्रकार की आती है, एक ट्यूब वो जिसके अंदर कफ आता है, एक ट्यूब वो जिसके अंदर कफ नहीं आता है। क्या चीज बताया मैंने? एक ट्यूब वो जिसके अंदर कफ आता है, एक ट्यूब वो जिसके अंदर कफ नहीं आता है। तो विद कफ ट्यूब, दूसरी विदाउट कफ ट्यूब, या फिर इसको बोल सकते हैं आप अनकफ्ड। पूछा जाता है क्वेश्चन कहाँ यूज की जाती है, कौन सी एज में कौन सी यूज की जाती है। ठीक है, जो विद कफ होती है, विद कप जो ट्यूब होती है मोर देन 8 ईयर ऑफ एज, 8 साल के ऊपर की जो एज के पेशेंट्स होंगे उनके अंदर कौन सी यूज की जाएगी? विद कप वाली। क्वेश्चन का यहां हुआ है आईजीएमएस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है आपका एग्जाम के अंदर, आईजीएमएस पटना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है विद कप ट्यूब किस में यूज की जाती है? तो एडल्ट के अंदर, या फिर 8 साल से बड़े जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर। विदाउट कप कहाँ यूज की जाती है? जिनकी एज 8 साल से कम हो, बिलो 8 ईयर एज पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर अनकप ट्यूब यूज की जाती है। कहाँ क्वेश्चन आया है? एम्स दिल्ली 2019। कहाँ क्वेश्चन आया है? एम्स दिल्ली 2019 में क्वेश्चन आया है कि विदाउट कफ या अनकफ्ड ट्यूब किन में यूज की जाती है? चाइल्ड में यूज की जाती है। किन में यूज की जाती है? चाइल्ड में यूज की जाती है। क्यों यूज की जाती है चाइल्ड के अंदर, ये ही क्यों यूज करते हैं? तो लिख ली गया। रेशनल भी आपसे पूछ सकता है भैया, बोल दे कि बच्चों में अनकफ्ड ट्यूब ही क्यों यूज की जाती है, तो उसका आंसर क्या देना आपको कि बच्चों में जो एपिग्लोटिस होता है वो स्मॉल साइज का होता है, स्मॉल साइज ऑफ एपिग्लोटिस। क्या होता है? स्मॉल साइज का आपका एपिग्लोटिस होता है। स्मॉल साइज का क्या होता है? एपिग्लोटिस होता है, या इसी को आप बोल सकते हैं नैरो साइज, स्मॉल साइज बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? नैरो साइज, स्मॉल साइज बोल सकते हैं, या फिर
नैरो साइज का क्या बोल सकते हैं आप, एपिग्लोटिस होता है। तो आपको कफ की जरूरत ही नहीं पड़ती है एयरवे को मेंटेन करने के लिए या टाइडल वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए। देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं समझ रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है, ये आपका एयरवे ट्रेकिया है। अब आपने ये इंसर्ट की ट्यूब, ठीक है, ये इंसर्ट किया आपने ट्यूब। मान के चलो ये किसका है, अडल्ट का है। ये आपने क्या की, ट्यूब इंसर्ट की, तो ट्रेकिया इतना बड़ा है, ट्यूब इतनी सी है। तो फिर जैसे आप यहाँ पे ट्यूब का जो मैक्सिमम रीचिंग पॉइंट होता है वो कैरिना से 1 to 2 सेंटीमीटर अबव होता है, ठीक है। जो कैरिना जहाँ पे आपका ट्रेकिया बाइफरकेट होता है, ठीक है, जहाँ से आपका ट्रेकिया बाइफरकेट होता है उस पॉइंट से 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर मैक्सिमम पॉइंट होता है। अब सांस यहाँ पे आप क्या के निकल रही है, तो सांस तो फिर ऐसे ही निकल जाएगी वापस, ऐसे ना निकले, टाइडल वॉल्यूम मेंटेन रहे, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लेते हैं फिर अडल्ट के अंदर कफ वाली ट्यूब यूज लेते हैं। कौन सी ट्यूब, कफ वाली ट्यूब। ये कफ है, अब ये इस प्रकार से आपके ट्रेकिया के वॉल के ऊपर अटैच हो जाएगा, ठीक है। ट्यूब की साइज तो कम सी, लेकिन फिर ये बैलून है, इसको अपन क्या करेंगे, कफ को पायलट बैलून के मदद से एयर डाल के इसको क्या कर देते हैं, इनफिल कर देते हैं। इमेज दिखाऊंगा मैं आपको, तब और समझ में आएगा, ठीक है। इस बैलून को अपन जैसे इन्फ्लेट कर देंगे, फुला देंगे, तो ये क्या करेगा, ट्रेकिया के वाल से अटैच हो जाएगा, ट्रेकिया के वाल से चिपक जाएगा। अब देखो यहाँ पे जगह बच रही है क्या, अब यहाँ से जो ऑक्सीजन वगैरह होगी वो बाहर जा सकती है क्या, नहीं जा सकती, क्योंकि ये यहाँ पे रास्ता ही नहीं है। तो ट्रेकिया के ये कफ वाला क्या करता है, रास्ता बंद कर देता है। सेकंड वन बात करूँ सर, बच्चों में क्यों नहीं यूज करते ये, तो बच्चों में देखो भैया, ये एपिग्लोटिस होता है, उसकी साइज ही कम होती है। ये एपिग्लोटिस है, इसकी साइज ही कम है, तो अपन ने ये ट्यूब इंसर्ट की, ये ट्यूब इंसर्ट की, तो ट्यूब ही पूरी में आ जाती है आपकी, ठीक है। ये ट्यूब ही आपका मेंटेन कर लेती है, ठीक है। ट्यूब भी इतनी आती है एपिग्लोटिस की साइज की, तो आपको बाहर से लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कफ को ही, ठीक है। अब बताओ, ट्यूब भी क्या कर लेती है, आपका कफ का काम कर लेती है, ठीक है। इसलिए अपन को बच्चों में अनकफ वाली यूज करते हैं और अडल्ट में कैसे यूज करते हैं, आप कफ वाली ट्यूब यूज करते हैं। मैं बात करूंगा आपके ईटी ट्यूब की, और बात करते हैं। देखो क्लिनिकल प्रैक्टिस में मोस्ट कॉमनली कफ वाली ट्यूब ही अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो कफ होता है वो ट्यूब को एक जगह सिक्योर करता है। कफ क्या काम करता है, कफ क्या करता है, ट्यूब को एक जगह सिक्योर करता है। तो इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज या फायदा क्या है, सिक्योर द ट्यूब, सिक्योर द ट्यूब, यानी कि ट्यूब को एक जगह सिक्योर करने का काम करेगा कौन, आपका कफ। बेसिकली किन में यूज की जाती है, बेसिकली किन में यूज की जाती है, यूज इन एडल्ट। कहाँ यूज करोगे इसको आप, एडल्ट के अंदर। तो डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है एडल्ट के अंदर कौन सी ट्यूब यूज करोगे, कफ वाली, ठीक है। तो ये कुछ जनरल पॉइंट थे जो आपको याद रखना है। अनकफ वाले बच्चों के अंदर 8 साल से छोटे होंगे उनके अंदर, क्योंकि उनका नैरो एपिग्लोटिस होगा तो जरूरत ही नहीं है कफ की। तो कफ वाली 8 साल से बड़े या एडल्ट के अंदर, क्योंकि कॉमन यूज की जाती है, सिक्योर करती है ट्यूब को आपका कफ, टाइडल वॉल्यूम को मेंटेन रख रहा है। चलिए भाई आगे देखो, बात करते हैं आपके ईटी ट्यूब की। ईटी ट्यूब वैसे तो आपने देखी होगी, देखो ये मैंने ईटी ट्यूब बनाने की कोशिश की है। ये जो ओपनिंग छोड़ी है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, मर्फी आई। क्या बोलते हैं इसको, मर्फी आई बोलते हैं। ये क्या है, आपका बावेल है। देखो सिर्फ इमेज बनाने को, ठीक है, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब और ईटी ट्यूब की इमेज बनाने के आधार पे ही आप बता सकते हैं कि आपके टीचर को कितना एक्सपीरियंस है। रियलिटी है ये,
90% लोगों को नहीं पता होता है, चाहे से ट्राई मार के देख लेना, इमेज बनवा के देख लेना, जो टीचिंग करवा रहे हैं ना प्रेजेंट टाइम में, 90 से 95% लोगों को नहीं पता होता है इमेज कैसे बनती है। एक्चुअल में क्या होता है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होती है ना, जो मान के चलो ये ट्रेकियोस्टोमी है, दो प्रकार की आती है, एंगल और कर्व, आगे बात करेंगे जब ट्रेकियोस्टोमी पढ़ेंगे। तो इसकी ओपनिंग तो क्या होती है, इक्वल होती है, इसकी ओपनिंग तो क्या होगी, एक इक्वल होगी। ये तो ओपनिंग होती है किसकी, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की लास्ट ओपनिंग। जबकि मैं बात करूं आपके ईटी ट्यूब की, तो ईटी ट्यूब की ओपनिंग कैसे होती है, ईटी ट्यूब की ओपनिंग होती है भैया थोड़ी सी तिरछी, इस प्रकार से यदि ओपनिंग है तो वो किसकी होगी, ईटी ट्यूब की। ट्रेकियोस्टोमी की बिल्कुल इक्वल ओपनिंग होती है। तो ओपनिंग देख के ही आप या फिर इमेज बनाने के तरीके से आप बता सकते हैं कि आपके टीचर को कितना एक्सपीरियंस है। क्लियर है। तो इसकी ओपनिंग देखो मैंने थोड़ी सी तिरछी बनाई है, थोड़ी सी तिरछी बनाई है, ठीक है। तो इसकी ओपनिंग कैसी होगी, इस प्रकार से, तो बनाना भी आप इस प्रकार से ही, ठीक है। इस प्रकार की ओपनिंग किस में होगी, ईटी ट्यूब में होगी। जबकि जब बात करेंगे आपके ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की, एंगल्ड वाली होती है, कर्व वाली होती है, फेनिस्ट्रेटेड होती है, नॉन फेनिस्ट्रेटेड होती है, वो सब अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। उनके बारे में बात करेंगे तब बात करेंगे, उसकी ओपनिंग बिल्कुल इक्वल होती है आपकी, बिल्कुल इक्वल होती है। क्लियर है। चलिए देखो एक बार इमेज देख लेते हैं, फिर आगे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और मैं बात करूं, ये जो अडेप्टर होता है जिससे आपका वेंटिलेटर जुड़ता है, ठीक है, यहाँ पे आपका कफ होते हैं, कफ वाले में होते हैं, अनकफ वाले में नहीं होते हैं। तो क्या है, आपके कफ होते हैं। यहीं से एक इनर साइड से एक पाइप निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ होता है पायलट बैलून, जिसकी मदद से अपन क्या करते हैं, एयर इंसर्ट करते हैं। अब देखो इसको पायलट ही क्यों बोलते हैं, पायलट का मतलब क्या होता है कि पायलट का बेसिक सा मीनिंग होता है कि इसका प्रेशर जब अपन चेक करेंगे ना, तब अपन को पता लग जाएगा अंदर का प्रेशर कितना है। और डिटेल से बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।